जय हिंद, जय भारत। मैं रबल श्रद्धानुपति भाई और बहनों आपके बीच 17 सितंबर आप सबको पहले तो महालया की शुभकामनाएं दूंगा और बताना चाहूंगा कि अब हमें वो चश्मा उतारना होगा। हमें वो चश्मा उतारना होगा जिस चश्मे से हम लोगों ने अच्छे दिन के जुमले देखे थे। भाई और बहनों, 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस यानी कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से गॉड ऑफ मैकेनिज्म, आज उनका हम दिन सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो आमतौर पे नवरात्र आज के बाद आते हैं, लेकिन इस बार कुछ दिन और तारीख अलग हैं। और आज साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और पूरा विश्व जो है भारत को देख रहा है और भारत आज बेरोजगार दिवस मना रहा है। एज ए रेबल, एक बागी होने के नाते मैं भी इस मुहिम में उन तमाम लोगों के साथ हूं, उन युवाओं के साथ हूं जो युवा आज बेरोजगार है। मैं उन युवाओं की आज बात करूंगा जो युवा पढ़ाई लिखाई डिग्री होने के बाद सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा करते करते युवा से बुजुर्ग होने की स्थिति में आ चुके हैं। फ्रॉम यंग, फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, वो दिन दूर नहीं जब सरकार के तमाम जुमले, हमारे नौकरी के जुमले, गवर्नमेंट जॉब्स के जुमले, अच्छे दिन के जुमले आप सबके सामने आएंगी और वो विफल होंगी। भाई और बहनों, 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन आज बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। मैं भी ऐसे भारतीय नागरिक आज आपको मोदी जी शुभकामना देता हूं आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। लेकिन मैं आपको एक बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन गिफ्ट में मैं युवाओं की समस्या आपको आज सौंपता हूं। चूंकि आप देश के प्रधान सेवक भी हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हैं और भारत बहुत आशा की नजरों से आपको देखता आया है, क्योंकि आपने एक आशा जगाई थी और वो आशा कब निराशा में बदल रही है। लगभग 70% तो निराशा में बदल चुकी है। आपके पॉलिसीज, आपके गवर्नेंस, आपके आए दिन कुछ ना कुछ नए नए मेथड्स, सरकारी तंत्र को प्राइवेटाइज बनाना और हाल फिलहाल में ऐसे कई चीजें जिन चीजों को हम अगर व्याख्या करें तो बहुत कम समय में हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का हमारा 20 मिनट का सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया थ्रूआउट द वर्ल्ड एज मोदी जी's बर्थडे गेट सेलिब्रेटेड बाय बीजेपी के गवर्नेंस में आज आपके कार्यकर्ता कई जगह फ्लेक्स बोर्ड, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड और तमाम चीजें जो हैं लगा रहे हैं। लेकिन मैं इस दिन को तमाम करोड़ों भारतीय युवाओं के साथ, युवतियों के साथ, उन नौजवानों के साथ, मेरे उन तमाम भाई बहनों के साथ जो अपने डिग्रियां, डिप्लोमास, इंजीनियरिंग के, मार्केटिंग के, एमबीएस के, लॉ के, डी फार्मा के, बी फार्मा के, तमाम डिग्रीज लेके जो लोग आज सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का स्तर देखना चाह रहे हैं, उनकी निराशा को एज ए रिटर्न गिफ्ट आपको सौंपना चाहूंगा। माननीय मोदी जी, आपके जन्मदिन के अवसर पर आज मैं अपनी मन की बात कहना चाहूंगा। मैं एक बागी हूं, वैसे तो मैं दिल की बात करता हूं, लेकिन चूंकि आप मन की बात करते हैं तो आज का जन्मदिन है आपका, तो आपके तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे बीच कमिटमेंट्स किए थे, आपने बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई थी, लेकिन उनमें से एक में भी आप सफल नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लगता है आपके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में फ्लेक्स बोर्ड आप लगा सकते हैं या आपके कार्यकर्ता लगा सकते हैं, चाहे फिर वो आर्टिकल 370 का मुद्दा हो या फिर भाई और बहनों राम मंदिर का मुद्दा हो, और जो बुनियादी मुद्दे हो वहां तो आपकी पार्टी, आपके नजर ही नहीं आते। कोरोना काल में हमारे जितने साथी मजदूर भाई बहन हैं उनकी दुर्दशा के ऊपर ना तो आप, ना आपके लेबर मिनिस्टर, ना संतोष गंगवार जी, ना आपके सेंट्रल कैबिनेट के दूसरे मंत्रालय के लोग, आज तक हम मजदूर भाई बहनों के पीछे नहीं आए। लेकिन हम जैसे साधारण लोग, कॉमन सिविलियंस, बागी, हम लोग उन लोगों के बीच रहते हैं, उनके बीच मिलते रहे, अपने से जो बन पाया उनके लिए करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं। एक दूसरे के लिए समर्पित होना हमारे ब्लड में, हमारे देश के मिट्टी के कण कण में। लेकिन आज बात करेंगे बेरोजगारी की। माननीय मोदी जी, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, पिछले एक हफ्ते पहले संविधान नाम की एक नया कार्यपालिका आपने शुरू किया। 5 साल नौकरी, 50 साल के अंदर नौकरी हटा देना। पुलिस की नौकरी पे भी आप लोगों की नजर है, वो दिन दूर नहीं जब पुलिस के लिए भी आप प्राइवेटाइज करेंगे, टेंडर डालेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कल कहा था, कल मैं विनय जी के साथ था, अनुपम त्रिपाठी के साथ था, मैंने कहा था पुलिस वालों से भी कि अब आप डंडे ना बरसाएं। वो इसलिए ना बरसाएं
क्योंकि नेताओं का डंडा पुलिस वालों पे भी आने वाला है। बहुत जल्दी उनकी जॉब की भी लिमिटेशन आने वाली है। और मैं ये कह सकता हूं, तय समय पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस स्थिति में हम प्राइवेटाइजेशन के दौरे में जा रहे हैं, देखो युवा तो बेरोजगार हो गए, आपकी अच्छी गवर्नेंस फेल हो चुकी है। आपने किसी जमाने में 2004 में जब हमारे रेल मंत्रालय 20,000 करोड़ के मुनाफे में था, 20,000 करोड़ के मुनाफे में हम थे। जब आपकी सरकार आई, आप लोगों ने बहुत शिकायत करी, रेलवे में अच्छा खाना नहीं मिलता, सर्विस नहीं मिलती। 6 साल से ऊपर हो चुके हैं आपको आना, आपने रेलवे की सर्विस तो नहीं बदली, लेकिन आपने रेलवे का कंडीशन बदल दिया। गवर्नमेंट उसे प्राइवेटाइज करने के बहुत ही करीब आ चुके हैं आप। वो दिन दूर नहीं जब आप एयर, पानी, हम जो सांस ले रहे हैं इसको भी प्राइवेटाइज करेंगे। जिस तरीके से आपका ये गवर्नेंस चल रहा है, आज आपका जन्मदिन है तो रेबल आपसे आज सीधी तरह से मन की बात करेगा। आप आए दिन मन की बात करते हैं रेडियो में, मैं मन की बात यूट्यूब के माध्यम से करूंगा, क्योंकि राष्ट्र के जितने भी चैनल हैं वो कभी भी जो बोलते हैं ना कि जो विदाउट बायस जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, राष्ट्रीय चैनल इनको कवर नहीं करती। इसलिए कवर नहीं करती क्योंकि आपके चैनल में आज रह क्या गया है, पहले सुशांत सिंह, फिर रिया चक्रवर्ती, उसके बाद अब आप कंगना रनौत। आपके पास तो कोई काम ही नहीं बचा। अब बीजेपी ने कंगना रनौत को एक एटम बॉम्ब बना के भेज दिया है मीडिया में। कंगना रनौत जो कभी मणिकर्णिका की एक्टिंग करके खुद को लक्ष्मीबाई बनाती है, लेकिन आप भूल गए उनके पिछले 5-6 फिल्में अच्छी तरह से देखें आप, किस तरह से वो डिस्को डांस करते आई हैं। वो खुद एक ड्रग एडिक्ट रही है, उनके कई इंटरव्यूज रहे हैं। आप उनकी मूवी गैंगस्टर देख लीजिए, आप उनके तमाम प्रीवियस मूवीज देखिए, तब आपके अंदर ये अलौकिक छवि आपको दिखी नहीं। लेकिन चूंकि अब बात आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी आपको कोलैप्स करना है, आपको सीबीआई घुसा देना है उस टाइम पे जब बिहार की चुनाव है। और आपके अपनी जगह में जब कुलदीप सेंगर, एक बलात्कारी नेता, आपका एक विधायक, बीजेपी का विधायक, और वो बेटी जो अब नहीं रही हमारे बीच, और उन्होंने आपसे सिक्योरिटी मांगी थी, तब आप वाई तो छोड़िए ए ग्रेड की सिक्योरिटी में नहीं दे पाए, लेकिन कंगना जी के लिए आपको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी मिनटों में देना पड़ा। दिस इज योर स्ट्रैटेजी। द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, द वर्ल्ड इज वॉचिंग बीजेपी इनफैक्ट। और वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से आप जुमले लेके आए थे और एक नकली हवा बना के इस गवर्नमेंट को बनाए थे, अब हम जो एक्टिविस्ट हैं ये नकली हवा बाहर निकालेंगे, लेकिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से, संभ्रांत तरीके से, कानूनी तरीके से। भाइयों और बहनों, यूपी में परसों एक नया रूल पास किया गया है, वैसे तो जून में पास कर दिया गया है। एसएसबी, एक स्पेशल टास्क फोर्स की तरह एक नया पुलिस का बल, जिसको वारंट की जरूरत नहीं है, किसी को भी कभी भी उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। सीधा सीधा जुडिशरी पे अटैक, सीधा सीधा हमारे न्यायपालिका पे अटैक। अगर आपके पास कोई वारंट नहीं है तो आप उसे क्यों उठाओगे? पहली बात, क्या हमारी जुडिशरी मर चुकी है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या माननीय हाई कोर्ट, हमारे सेशन कोर्ट, हमारे सीबीआई कोर्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या न्यायपालिका में आपका विश्वास हट गया? योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। मैं बहुत संभल के बोलता हूं क्योंकि मुझे मालूम है उमर खालिद को आप लोगों ने अंदर किया, आप लोगों ने अखिल गोगोई को अंदर किया, डॉक्टर कफील को 8 महीने बेगुनाह होते हुए अंदर कर लिया। उसके आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन हमें आप अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कानून समझते हैं, कानून के साथ हैं, कानून तोड़ेंगे नहीं। लेकिन कानून क्या होता है हम आपको भी बताएंगे, आपकी गवर्नेंस को भी बताएंगे। आप लोगों ने कानून को किस तरह तोड़ मरोड़ के एक्टिविस्टों को जेल में डाला है, कितनों को डालेंगे। देखिए 10 अक्टूबर के पहले भाइयों और बहनों 1 लाख युवाओं के साथ हम आगाज कर रहे हैं। 1 लाख युवा, रोजगार की बात रेबल के साथ, आपका अपना भाई रेबल आपके साथ 1 लाख युवाओं के साथ मानव श्रृंखला बनाएंगे। मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूं 10 अक्टूबर के पहले तिथि आपको पता होगी, और दिल्ली से शुरू होगी और उसके बाद यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, तमाम प्रदेशों में हम जाएंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। गाली गलौच हम करते नहीं, लेकिन आपकी ज्यादती अब हम सहेंगे नहीं। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, एक सीमा है हमारे धैर्य की। जिस दिन आप हमारे धैर्य की सीमा का उल्लंघन करोगे उस दिन हम सड़कों पे आएंगे, बगावत करेंगे, और वो दिन अब आ चुका। अब आप एसएसबी का गठन करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, कतई नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पीआईएल भी डाल रहे हैं, और आपको कटघरे में बुलाएंगे क्योंकि न्यायपालिका में सबको सुना जाता है। भाई और बहनों, अपना पूरा विश्वास रखिए देश की जुडिशरी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन अब एक वक्त है, आज उमर खालिद, अखिल गोगोई, संजीव भट्ट, एक आईपीएस सुरक्षित नहीं है, आम सिविलियन क्या सुरक्षित होंगे? क्या एलिगेशन लगते हैं? काफिल खान के एलिगेशन फ्री हो गए,
किस बात के लिए 8 महीने आपने रखा? आपकी सरकार है, आपकी पावर है, यही काम दूसरी सरकार करती है। आप बात करते थे इमरजेंसी की, आपने तो अघोषित इमरजेंसी कर रखी है। कोरोना काल में आपने मास्क का जो काम किया, लाखों करोड़ों के बिके, अब आपने बोला N95 नहीं। आपके सब पॉलिसीज बेकार है। लेकिन आज रोजगार की बात करेंगे। टुडे विल स्पीक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई आवर यंग पीपल दे आर नॉट गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स? आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे से छटनी कर रहे हैं। अब आप रेलवे की जॉब्स को कट ऑफ कर रहे हैं। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, आप नौकरी काट रहे हैं। अब आपकी गंदी नजर LIC पे पड़ी है, जो हम लोगों के करोड़ों रुपए हैं मेहनत के। आपको PMC बैंक वालों का दर्द नहीं दिखता। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लोग 1 साल से ऊपर हो गया, पिछले साल सितंबर से अपने ही बैंक खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। माननीय मोदी जी, आप और वित्त मंत्री निर्मला जी को इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 2 सालों से लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही है, उनके पैसे फंसे हैं, आप उनका निवारण नहीं कर रहे, किसी मंत्रालय सुन नहीं रहे। अपने पैसे हम बैंकों से नहीं निकाल पा रहे हैं, और अगर हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखते, मोदी जी आपकी गवर्नेंस इतनी बढ़िया, माइनस में हमारा अकाउंट है, जैसे पैसा का आप काट लेंगे। ये आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। आपने हमारी पैसे ले लिए, आपने हम पे GST लगा दिया, नोटबंदी लगा दिया, काला धन तो आप ला नहीं पाए, आपने हमें सड़कों में पहुंचा दिया। अब आप अघोषित क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो आम नागरिकों को अब अघोषित क्रिमिनल करा जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने SSB का गठन किया। जब आप विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करोगे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा इस तंत्र में? भाई और बहनों, एक प्रजातंत्र में, एक डेमोक्रेटिक नेशन में क्या हमें स्वतंत्र बोलने की आजादी नहीं है? हम जैसे एक्टिविस्ट लाखों करोड़ों लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। आप ये बताएं, आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों नहीं काम कर रही है? आपने दिए जलवाए, थालियां पिटवाई, मानव श्रृंखला बनाई, स्वच्छ भारत का आगाज दिया। स्वच्छ भारत कैसे करेंगे आप? युवा क्राइम की ओर जा रहा है, घर में रोजी रोटी नहीं है। मैंने अपने वीडियो में आपसे पूछा था, जिम ओनर्स, आपने उनके लिए कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया। जिनके जिम थे, किराए पे थे, 8 महीने बेचारे खाली बैठ गए, उनके स्टाफ की सैलरी नहीं गई, किराया नहीं दे पाए, जिम बिक गई। उन लोगों के लिए आपने क्या किया? तमाम फोटो स्टूडियो वाले, जो फोटो स्टूडियो फोटो खींच के डिजिटल रिकॉर्डिंग करके अपनी जिंदगी जीते थे, उनकी दुकानें बंद रही, उनके लिए आपने क्या किया? 3 महीने तक टैक्सी वाले नहीं चले, उनकी किस्तें जाती रही, उनके लिए आपने क्या किया? तमाम ब्यूटी पार्लर के हमारे लाखों करोड़ों बहनें जो अपनी जीविका चलाती हैं, किन्हीं के घर में उनके पति नहीं है, बच्चों की डिपेंडेबिलिटी उन्हीं के ऊपर है, 6 महीने से उनकी दुकानें नहीं खुली, उनके लिए आपने क्या बेल आउट पैकेज दिया? हमारे करोड़ों मजदूर भाई, और एक बात मैं आज आपको और शेयर करूंगा, लाखों करोड़ों विकलांग भाई बहन बुजुर्ग लोग, आप उनको महीने के 500 रुपए देते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, 500 रुपए विकलांगों के लिए, वे 500 रुपए में किसका चूल्हा चलता है? अब आपने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि 30% सैलरी कट होगी MP MLAs की, बहुत बढ़िया। इसके लिए आपको 7 महीने लग गए, मार्च से लेकर अब तक जो भी महीने का ड्यूरेशन है, 6 महीने आपके लग गए, बहुत बढ़िया। हम लोगों से टैक्स लेने में आपको 1 मिनट का टाइम नहीं लगा, कितनी कमाल की बात है। आपने इनकम टैक्स उनके ऊपर लागू क्यों नहीं किया? और भाइयों और बहनों, बड़ी छोटी सी बात है, हर बार मैं बोलता रहा हूं, युवाओं को रोजगार तो तब मिलेगा जब हमारे टैक्स के पैसे का आप अच्छे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पैसों से आप अपने विधायक, पार्लियामेंट, आप करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के एरोप्लेन आ रहे हैं अलग से। मैंने भी सुना था मोदी जी के लिए भी एक विशेष विमान आया है। क्या इसकी आवश्यकता है? क्या हमें इन चीजों की जरूरत है? हर एक विधायक के पास बड़ी बड़ी कार, टोयोटा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडीज, BMWs, टोयोटा करोला। क्यों भाई? आप तो सड़क से संसद गए थे ना मोदी जी, आपके बीजेपी की टीम को तो यह काम नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं आपके MP MLAs कौन से गाड़ी में जाते हैं? कभी आपने उनकी लिस्ट मंगाई कि उनके घर में कितनी गाड़ियां हैं, कहां से आती है गाड़ियां? कभी आपने पता किया? आपने विजय माल्या की बात की, आपने नीरव मोदी की बात की, आप अपने MLAs MPs की प्रॉपर्टी को काउंट करके देखें ना कि इनकी संपत्ति कितनी गुना बढ़ी है। आपने PM केयर को RTI फंड से, RTI से दूर कर दिया। आप कैसे सच्चाई का पैमाना करेंगे? हम कैसे माने कि आप सच्चे व्यक्ति हैं? भाई, सत्य को साक्ष्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपने तो RTI से अलग कर दिया PM केयर फंड को। जब आप अलग ही कर देंगे तो संदेह नहीं, डायरेक्ट एलिगेशंस आएंगे।
आप कभी भी अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, आज आपका कंगना रनौत बन जाता है, जो बीजेपी की बोली बोले वो बहुत बढ़िया। अनुपम खेर जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किरण खेर आपके चुने हुए नेता है, कभी लोगों में तो आए नहीं। हमने देखा नहीं चंडीगढ़ की गलियों में उनको कोरोना काल में, हमने हंसराज हंस को देखा नहीं, हमने बीजेपी के सनी देओल को देखा नहीं, उनकी माताजी हेमा मालिनी को कभी देखा नहीं। अमित शाह जी को हमने दिल्ली जंग के दौरान खूब देखा, चुनाव के दौरान, कोरोना में वो नजर नहीं आए वो पॉजिटिव भी हो गए थे, बहुत गजब की बात है रिकवरी की। हाँ, आपके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन नानावटी जाके नानावटी अस्पतालों का ढोल पीट रहे थे। मेरे जो नौजवान साथी हैं, करोड़ों साथी हैं जो बेरोजगार हैं, इतिहास में 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, देव है हमारे, आराध्य है, उसी के साथ 17 सितंबर हम बेरोजगार दिवस के तौर पे भी अवश्य मनाएंगे। मैं रेवल सदानंद पति आगाज करता हूं, करोड़ों युवाओं को आज मैं समर्थन मांगता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। भाइयों और बहनों, मैं आपके बीच का हूं, आप लोगों में से हूं, आप लोगों की आवाज हूं, जो आप मुझे बोलेंगे वही मैं बोलूंगा। आपका दर्द मेरा दर्द, मेरा दर्द आपका दर्द, इस देश का दर्द हम सबका दर्द। और मैंने पहले भी कहा था, मैं हिंदुस्तान में बिलीव नहीं करता, मैं एक भारतीय हूं, मैं भारत की बात करता हूं, भारतीयता की बात करता हूं। और कोई स्पीच नहीं है, सीधा आपके सामने फोन पे और कप है चाय में, गर्म चाय अदरक वाली, सारे दिन बोलना होता है, लोगों से मिलता हूं। जो लोग ये कहते हैं फोन पे आता हूं, केवल फोन पे नहीं आता, सड़कों में आता हूं, अस्पताल जाता हूं, पुलिस थाने जाता हूं, डीएम ऑफिस जाता हूं, लिस्ट है पूरी, हर 30 दिन का कार्य अब आप गूगल पे डालूंगा, कौन कौन सा काम किसके लिए करके दिया है। आपके नेता तो 5 साल का लिस्ट देते नहीं है, एज एन एक्टिविस्ट मैं आप लोगों को हैंडओवर करूंगा कि पिछले 30 दिन में मैंने क्या क्या काम किए, आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किन लोगों से मिला, जाके मिलिए फोन नंबर के साथ। ये एक बागी का काम है, एक एक्टिविस्ट का काम है। देश भर के युवा एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया में है, जो गांव में है, शहरों में है, गलियों में है, आइए रेवल सदानंद पति फाउंडेशन में। मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आपका भाई हूं, ये मंच आपका है, ये मंच मेरा नहीं है। मैं अकेले इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, करोड़ों लोग तो हैं, लेकिन और करोड़ों लोग चाहिए। 1 लाख युवा, आप लोगों को डेट बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, एक बोर्ड लगाना है हमें, रोजगार की बात रेबल के साथ। सरकार क्यों नहीं दे रही हमें नौकरी? यूनिवर्सिटी पास ग्रेजुएट्स क्यों प्लेसमेंट के लिए गली गली घूम रहे हैं? उनके माता पिता एजुकेशन लोन लेके पढ़ाते हैं, 20 लाख 15 लाख, हर साल 500 से ज्यादा कॉलेज को एफिलिएशन दे देते हैं, 1000 कॉलेज को, और लाखों बच्चे पढ़ के निकलते हैं आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, और उन्हें जॉब नहीं मिलती। कॉलेज को मान्यता आप दे देंगे, उनकी फीस मिल जाएगी, मां बाप लोन लेके बच्चों को पढ़ा देंगे, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उनके मां बाप परेशान, गलियों में भटकते हुए नौजवान परेशान, हमारी बहनें परेशान। सरकारी नौकरी आप निकालते नहीं है, 5-5 साल से वैकेंसीज नहीं रही है, जुडिशरी की जजेस की पोस्ट खाली जा रही है, पुलिस की भर्तियां आती नहीं है, बीएड की वैकेंसी आ नहीं रही है, बीटीसी की वैकेंसी आ नहीं रही है, डी फार्मा की वैकेंसी नहीं मिलती, रेलवे का सिलेक्शन नहीं चल रहा है, 3-3 साल से एनटीपीसी के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आप अच्छे दिन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, बिहार के इलेक्शन आया, आपने चाइना का युद्ध दिखा दिया हमें। अब हर चैनल में, इवन मैं तो रजत शर्मा जी को क्वेश्चन करता हूं, आज क्या दिखाते हैं आप? जब देखो सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, यही सब दिखाते रहेंगे क्या? क्या ये न्यूज है? दिस इज हाउ यू बिकेम जर्नलिस्ट अर्नब? दिस इज शेम ऑन यू मैन, अर्नब गोस्वामी, शेम ऑन यू, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। किस तरह का, अंजना जी, किस तरह का पत्रकारिता करते हैं आप? रविश जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर भरोसा है, बहुत लंबा टाइम हो गया रविश जी, रविश कुमार जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने मंच पे बुलाएं मुझे, एक बार बुलाइए, एक बार मंच पे। भाई और बहनों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एनडीटीवी एक मंच है, जिस मंच पे कम से कम आवाज तो दे सकता हूं। भाई और बहनों, मेरी इस वीडियो को मैं आग्रह करूंगा, आप एनडीटीवी तक पहुंचाएं, और जो लोग भी रविश कुमार जी के फैन, उनसे कहिए कि रेबल उस प्लेटफॉर्म में एक बार आना चाहते हैं। इस देश का जो युवाओं का दर्द है, माताओं का दर्द है, विकलांगों का दर्द है, बेरोजगार युवक युवतियों का जो दर्द है, हमारे फौजी भाइयों और बहनों का जो दर्द है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीआरटी, ये जितने संगठन है, इनकी जो पेंशन रोकी गई है, इन्होंने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। एक मंच पे अब आना है। सोशल मीडिया में आप लोगों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं, तमाम करोड़ों भारतीय और भाई और बहनों को। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे शेयर करें। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, रविश कुमार जी तक ये वीडियो पहुंचाए और उनसे कहें
कि करोड़ों लेवल तैयार हैं। और आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने नाम के आगे रेबेल लगाना शुरू करें, प्रीफिक्स कीजिए रेबेल शब्द को, ताकि एक मंच में सबको आवाज जाए कि दुनिया में अब बगावत भारत में शुरू हो चुकी है। हर व्यक्ति अब बागी है। इस सिस्टम फेलियर के अगेंस्ट हम बागी हैं, इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ हम बागी हैं। हम बागी हैं उत्पीड़न के लिए, हम बागी हैं अंधे कानून जो हम पे लागू किया जा रहा है। एसएसबी एक जो नया फोर्स गठित किया गया यूपी में, निर्दोष लोगों को जेल में भरा जा रहा है, उसके लिए हम बागी हैं। जो लोग जेल में भरे पड़े उनको निकालने के लिए हम बागी हैं। संजीव भट्ट के लिए हम बागी हैं, अखिल गोगोई के लिए हम बागी हैं। तमाम वो लोग जो अपने हकों से डिप्राइव किए गए, तमाम वो मजदूर भाई बहन, उन सब के लिए हम बागी हैं। बंद करना है हमें सारी चीजें, जो मैं बोल रहा हूं आपको, मेरी बातें सुनिए मेरे दोस्त। कहने का एक लॉजिक है, मैं आपसे केवल एक बात बोल रहा हूं, अपने नाम के आगे आप बागी शब्द लगाएं। वन मैन, वन कंट्री, वन नेशन, एक आवाज। जब वो आवाज एक होगी, बुलंद होगी, हौसला एक होगा। इस पत्थर वाली जो सरकार है, जिनका दिल पत्थर का है, हमारा दिल धड़कता है, हम भारतीय हैं, हम आज भी दूसरों के कष्ट के लिए तैयार हैं। कोरोना काल में हमने बांग्लादेश, चीन को भी क्लोरोक्विनिन की दवाइयां भेजी, ये जानते हुए कि चीन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, हम शत्रु को भी अपने घर में बुला के बात करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से बोलूंगा कि जो भी लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इनके भावनाओं से आहत है, इनसे बात कीजिए, लड़िए मत, क्योंकि हम देश के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। फिर चाहे विनय दुबे हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, आपस में लड़िए मत। अगर आपको कोई मुद्दा है, अपने घर बुलाइए, आपस में छीटा कसी करके कुछ नहीं लड़ना है तो बेरोजगारी के खिलाफ लड़िए, अत्याचार के खिलाफ लड़िए, क्राइम्स के ऊपर लड़िए, सरकारी नौकरियां क्यों नहीं हो रही है उसके ऊपर लड़िए, आज स्कूलों की फीस क्यों नहीं माफ हो रही है। कोरोना काल में नौकरी चली गई, कोई एक बीजेपी का नेता स्कूल की फीस के लिए बात नहीं करता। लोग बोलेंगे मैं कांग्रेस के ऊपर बात क्यों नहीं करता हूं, कांग्रेस कहीं है ही नहीं तो क्या बात करूं, क्या रहेगी ये कांग्रेस के गट्स। आज बीजेपी केंद्र में सबसे ज्यादा सरकार में, तो हम केंद्र से ही बात करेंगे। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस से लड़ते। अगर इस तरह के कंडीशन कांग्रेस के काल में होता, लड़ते हैं। कांग्रेस तो इस लायक ही नहीं है, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं, इसलिए मुझे गलती से भी ना सोचे कि हम कांग्रेस के माउथ पीस हैं। हम उन्हें किसी दर्जे पे ही नहीं लेते। बीजेपी ने हमें भरोसा दिलाया था, हमारा दिल जीता था, तब जाकर बहुमत साबित करके आए थे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट के साथ आए थे। आपने हमारे वोटों को छला, हमारे वोट्स का अपमान किया, हमारे मताधिकार का अपमान किया। आपको इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है बीजेपी से, मेरी बीजेपी के बैड पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई है भाई और बहनों। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा भाई और बहनों, देखिए देश आपातकाल के साथ साथ एक दुर्गति के काल से गुजर रहा है। यह वक्त है संगठित होने का। 1 लाख युवा को लेके रोजगार की बात रेबेल के साथ 10 अक्टूबर के पहले मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई, सारे सर्व समाज बिरादरी धर्म के सभी लोग आमंत्रित हैं। आपका अपना मंच है, रेबेल आपका अपना भाई है, आपका अपना हिस्सा है, आपका अपना कण है। इस देश के लिए रक्त की एक एक बूंद बहा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मोदी जी ने बोला था देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। स्थिति आपके सामने, देश झुक भी रहा है, देश बिक भी रहा है। प्राइवेटाइज इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथों हमारा देश बिक रहा है। और क्या होता है बिकना, और क्या होता है झुकना। अगर क्यों हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार प्राइवेट में लगेंगे तो काम होगा। क्यों भाई, आपकी तंत्र अच्छा, तो सरकारी नौकर जो अच्छा काम ना करे आप उन्हें हटाइए, इंक्वायरी बैठाइए, उनके वीडियो रिकॉर्ड्स कीजिए, बहुत तरीके हैं। लेकिन आप सरकारी वर्ड को ही हटा दोगे तो एक काम करो, आप भी हट जाओ, पार्लियामेंट को ही प्राइवेटाइज कर दो। आज हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, उनसे मेरा अनुरोध होगा, बहुत दिनों से आपकी जो चुप्पी है वो देश के लिए बहुत विनाशकारी हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आप देश के प्रथम नागरिक हैं, विनम्र निवेदन करूंगा, देश के इस हालात पे अपनी इंटरफेरेंस दिखाएं। यूपी में जो एसएसबी का नया रूल हुआ है, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश के माननीय और पूजनीय राष्ट्रपति जी, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार कर लो, थाने में डिटेन कर लो, बगैर कोई कागज को उठा लो, इसका मतलब जुडिशरी का मान मर्यादा खत्म। किस बात की फिर ये न्यायालय रह जाएंगे, न्याय की परिभाषा क्या रह जाएगी। भाई और बहनों, आग्रह करूंगा आप लोगों से, पुनः मेरा ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। मैं रेबेल सदानंद पति तमाम मुद्दों पे बात करूंगा, लेकिन आज बात होगी बेरोजगारी की, आज बात होगी उन लोगों की जो आत्महत्या कर रहे हैं। कितने ही किसान, परसों हरियाणा में किसानों को क्रूरतम तरीके से पीटा गया बीजेपी की सरकार में, इन्होंने वहां भी अपनी इंटरफेरेंस दिखा दी। प्राइवेट मंडी जमाखोरी के खिलाफ हम लड़ते रहे, अब इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया कि स्टॉक कर सकेंगे।
अलग से बेच सकेंगे। क्यों भाई, किसान को अपनी मंडी सीधी करने दो ना। आप किसान हितैषी हो ना, किसान के लिए आपने किया कुछ भी नहीं किया। जमीनों के मुआवजे के केस जहां जहां किसानों पे चल रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ईस्टर्न पेरिफेरल के केसेस चल रहे हैं, भट्टा पारसौल के मुकदमे चल रहे हैं। भट्टा पारसौल के किसान के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। 10 साल से ऊपर हो गया, आपने एक किसान की सुध ना ली। और उन्हीं किसानों का वोट लेके आप लोग आए थे, उन्हीं किसानों का वोट लेके आए थे कि हम आपके केस वापस करेंगे। आप सोचिएगा कितनी सारी बातें हुई हैं। रामपुर में भाइयों और बहनों, एक यूनिवर्सिटी जौहर विश्वविद्यालय को आप तोड़ देते हैं। चाहे आजम खान गलत हो सही हो, यह तो न्याय का मुद्दा हो, लेकिन उस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनका जीवन का क्या, उन छात्रों की क्या गलती थी? उनको भी तो व्यवस्थित करते भाई। आजम खान स्टूडेंट्स तो नहीं थे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, उनके परिवार के बच्चे एमएलए, अब्दुल्ला जी एमएलए, बड़े लोग। अगर वो गलत है तो न्यायपालिका उन्हें सजा देगी, लेकिन उस विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या गलती थी? उन युवक युवतियों की क्या गलती थी? उन क्षेत्र के बच्चों का क्या, उनकी डिग्रीज का क्या, उनका डिप्लोमास का क्या, वो कहां जाएंगे? हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवक युवतियों के लिए, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए पूरे देश को न्याय वकील दिलाते हैं, लेकिन एक भी वकील को कोरोना काल में आपने क्या पैकेज दिया? कुछ दिया आपने? जो वकील अपने घर का पालन पोषण वकालत से करते हैं, माननीय न्यायालय में आके करते हैं, 6 महीने से कोर्ट बंद है, उनका परिवार कैसे चलेगा? आपने उनके लिए क्या पैकेज दिया निर्मला सीतारमण जी? आपने 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तमाम वकील भाई, मेरे साथी बंधु, अभी मैं लखनऊ भी आ रहा हूं, वहां हमारे काफी सारे बार काउंसिल के लोग हैं जिनके साथ मैं आप लोगों के बीच आऊंगा एक मंच पे, उनकी समस्या गिनाऊंगा। देश को न्याय दिलाने में वकीलों का इतना बड़ा हाथ है, और उस वकीलों के लिए, उस समाज के लिए, एडवोकेट्स के लिए, बैरिस्टर्स के लिए, न्यायपालिका के लिए इस केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिवाय पर इनका तो बस नहीं चले, नहीं तो वकीलों पे भी लाठियां लगवा दें। आपने दिल्ली में देखा था यह हालत, पिछले कुछ दिनों पहले जो ये हुई थी झड़प। भाइयों और बहनों, इन्हीं बातों के साथ मैं आग्रह करूंगा, 17 सितंबर बेरोजगार दिवस के तौर पे हम सब सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने मायूसी का दर्शन इस केंद्र की सरकार को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।